हम सिंगुलरिटीज देखेंगे और देन हम कोशिश करेंगे कि लॉरेंस सीरीज को समझ सकें कि इसका क्या मतलब है। ये मैरी की बुक में भी मौजूद हैं डेफिनेशन सारी, और ये जो नोट्स हैं तो दे आर एक्चुअली द सेम थिंग। टर्मिनोलॉजी का भी कोई फ़र्क नहीं है, तो हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी शो हो रही है और मेरी आवाज़ भी ठीक तरह से आ रही है। ऐसा ही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके ग्रेट। तो सिंगुलैरिटी तो बताया हुआ मैंने आप लोगों को पहले भी कि ऐसा पॉइंट है किसी डोमेन के अंदर जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, एनालिटिक नहीं है या डिफाइंड नहीं है, दोनों एक तरह की चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ सिंगुलर पॉइंट। और अगर फंक्शन को हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तब कहते हैं, सिंगुलैरिटी तो किसी भी पॉइंट को कहा जा सकता है, लेकिन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ये होती है कि फंक्शन एनालिटिक हो और ऐसी जगह पे जो कि ज़ीरो नहीं है। मगर एक तो हम कहते हैं ना कि फंक्शन ज़ीरो पॉइंट पे ही ज़ीरो है, वो तो हो गई जस्ट सिंगुलैरिटी, लेकिन अदरवाइज अगर कहीं और ज़ीरो है तो देन उसको हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसी सिंगुलैरिटी जिसके गिर्द आप एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करें जो कि ज़ीरो को बीच में इंक्लूड ना करे, इस तरह से भी समझेंगे। जी जी, क्वेश्चन? मुझे आवाज़ आई है पीछे से किसी की। अच्छा, क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 7.15 है, इसमें बता रहा है कि ये एक फंक्शन डिफाइंड है, इसमें हम सिंगुलरिटी कैसे बता सकते हैं। तो जेड स्क्वायर इज प्लस वन को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो वो बनेगा जी माइनस अयोटा और जी प्लस अयोटा, ये हमने करके देखा हुआ है। तो दो सिंगुलरिटीज तो ये बन गई, और एक जी क्यूब्ड है ज़ीरो, तो उसको अगर ज़ीरो करेंगे तो तब भी फंक्शन वहाँ पे भी अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन ये जो ज़ीरो है ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ही है। क्यों? कि ये इसको हम फंक्शन को किसी और तरह से यहाँ पे ज़ीरो नहीं कर सकते, सिर्फ z इज इक्वल टू ज़ीरो करने से ही ज़ीरो होगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है इन केस में, कि इन अ सेंस कि आप इसको जो दो अदर सिंगुलरिटीज़ हैं वो अलग-अलग डिफाइंड हैं, उनको इसके साथ कनेक्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एफ ऑफ जी ई टू द पावर वन एक्सपोनेंशियल वन ओवर जी, ये इसकी भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, क्योंकि और किसी तरह से ये सिंगुलरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते इसकी जो भी है किसी और पॉइंट पे। लॉग ऑफ सिंगुलरिटी, लॉग ऑफ जी की जो सिंगुलरिटी है वो जी इज इक्वल टू ज़ीरो पे है, लेकिन इसकी एक वजह है कि इसको हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं कह सकते। ये 7.17 एग्जांपल है जो आपकी ये वाला प्रॉब्लम। तो ये कह रहा है कि इसकी ऑल्दो के वी हैव डिफाइंड ज़ीरो जो होगा वो इनफिनाइट हो जाएगा ना लॉग ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो पे इसकी सिंगुलरिटी तो है लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है। इसकी तो वजह क्या है जी, को मुझे बता सकता है? ये हमने डिस्कस की हुई है बातें किसी हद तक पहले भी। तो कैन एनीवन गिव मी समहाउ सम स्मॉल आर्गुमेंट के इसको आइसोलेटेड हम क्यों नहीं कह सकते? why is it not a single why it is not a single singularity? चलो ऐसे कह लेते हैं इसको, अगर सिंगल सिंगुलरिटी नहीं है ना तो वो आइसोलेटेड भी नहीं होगी। इससे क्या मुराद है मेरी? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, ज्यादा टाइम ना जाया करें, बस जो भी है जहन में आ रहा वो बता दें, मैं किसी को डांटूंगा तो नहीं ना इस मौजूद इस बात पे। नहीं आ रहा कुछ भी? इससे मुराद ये है कि अगर आप जीरो पे डिफाइन करेंगे ना इन्फिनिटी को, तो आप 2 पाई ऐड करेंगे एंगल, तो फिर आएंगे घूम के तो तब भी वो जीरो होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर 4 पाई ऐड करेंगे, इसी तरह आप एंगल रिपीट करते जाएंगे तो आपका जो पॉइंट है उसके अंदर आप ये समझ लें कि ये ब्रांच कट है इसका ना एक ज़ीरो।
तो जहाँ पे ब्रांच कट का की सिचुएशन आ जाए, ये शुरू में हमने बातें की थी पहले 3-4 लेक्चर्स में। यहाँ पे ब्रांच कट की सिचुएशन आ जाएगी तो वो अगर सिंगुलैरिटी है भी तो वो आइसोलेटेड नहीं होगी, वो कंपाउंड सिंगुलैरिटी होगी। देयर आर मल्टीपल सिंगुलैरिटीज इनसाइड दैट बिकॉज यू आर गोइंग अराउंड एंड राउंड ऑफ दैट पॉइंट। इसी तरह नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है 1/sin π/z, ये भी इसमें भी कुछ सिंगुलैरिटीज हैं, और ये भी सारी की सारी जो ±1/n की हैं वो आइसोलेटेड हैं, लेकिन z=0 पे जो है वो आइसोलेटेड नहीं है। जीरो से हट के जहाँ जहाँ वो फंक्शन जीरो हो रहा है वो उसकी अनडिफाइंड हो रहा है, वो उसकी नॉर्मल सिंगुलैरिटीज हैं। जीरो के ऊपर उसकी सॉरी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं, और जो जीरो पे है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये बातें थोड़ी क्लियर होंगी, बाद में हम रेजिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये क्लियर हो जाएगा। तो साइन ऑफ 1 और z की इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन जीरो हो रहा है, इधर जीरो हो रहा है, इधर जीरो हो रहा है, लेकिन इस जगह पे फंक्शन मल्टीपल टाइम जीरो हो रहा है एंगल ऐड करके भी। तो जहाँ पे मल्टीपल टाइम जीरो अनडिफाइंड हो रहा हो तो उसको भी हम कहते होते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। लॉरेंट सीरीज की बात करते हैं जी, छोड़ें बाकी चीज़ों को, सिंगुलैरिटीज और आइसोलेटेड हों या नॉन आइसोलेटेड। लॉरेंट सीरीज एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ की। ये हमें ये बताता है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है r1 और एक का है r2, और एक एनालिटिक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है या एनालिटिक है उन दो रीजन्स के दरमियान। मैं बनाता हूँ दो सर्कल्स टाइप कुछ चीज़ें। तो अगर यहाँ से इंसर्ट की ऑप्शन है मेरे पास, सिंबल्स हैं नहीं, अच्छा चलें ड्रॉ ही करते हैं। तो एक फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन नहीं है, एक सर्कल है इस तरह, और एक दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल है इसके बाहर। दोनों का सेंटर सेम है, और दोनों का सेंटर हम कहते हैं कि डिफाइंड है z0 के ऊपर, पॉइंट है z0। और एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, कहाँ पे बोला, दोनों सर्कल्स के बीच में, इस रीजन में। देन अगर ये ऐसी सिचुएशन है, चले मैं रेडियस भी पहले डिफाइन कर दूँ, साथ लिख दूँ रेडियस कैसे लिखे होंगे इसकी। इसका रेडियस है r1 और बाहर वाले का रेडियस है r2। तो इस चीज़ को हम यूँ लिखते हैं कि f ऑफ z इज एनालिटिक। मैथमेटिकली इसको खूबसूरती से लिखा जाता है, आई शो यू हियर। मैथमेटिकली लिखा जाता है कि f ऑफ z इज एनालिटिक इन द एनुलस रीजन। एनुलस रीजन ये होता है जो कि दो सर्कल्स के, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में होता है। इसको आप डोनट शेप भी कह सकते हैं, डोनट खाते हैं ना सब लोग आप, तो डोनट शेप का जो रीजन है, वो जो खाने वाला पोर्शन है ना आपका डोनट का, वो है इस फंक्शन का एनालिटिक पोर्शन। तो इस एनालिटिक पोर्शन को पे हम फंक्शन को लिख सकते हैं, उसी एनालिटिक फंक्शन को एज अ सम ऑफ टू सीरीज। पहले तो हमने टेलर सीरीज में तो सिर्फ ये कहा था ना कि हमने उसको ये पावर सीरीज बना दी है, सिंपली टेलर में हमने ये काम किया था, सिंपली एक पावर सीरीज बना दी थी। इधर हम ऐसा नहीं करेंगे, इधर हम दो सीरीज बनाएंगे, एक पावर सीरीज होगी और एक इस तरह की कुछ सीरीज होगी जिसमें पावर्स माइनस माइनस होंगी। इसको याद रखिएगा, रखने के लिए ये है, अपने ए एन और बी एन भी डिफाइन करेंगे हम, उनकी जरूरत भी पड़ेगी हमें, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है कि ए एन और बी एन क्या है। सिर्फ आपने याद ये रखना है कि ये जो दो सीरीज हम लिखेंगे इन प्लेस ऑफ एनालिटिक फंक्शन, उनकी लिमिट्स क्या हैं और वो कैसे हैं। जो पहली सीरीज इसमें नज़र आ रही है आपको, ये इनवर्स पावर की सीरीज है एन की, और ऊपर एक कोफिशिएंट है बी एन, और ये स्टार्ट हो रही है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी,
और दूसरी जो सीरीज़ है, ये परसों या 2 लेक्चर्स पहले हमने एक एग्जांपल की थी, तो उसके रिजल्ट के तौर पे भी इस तरह की चीज़ें हमें मिल रही थी, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि वी कैन समहाउ मैनिपुलेट दिस। सेकंड सीरीज इज अ पावर सीरीज, सिंपल पावर सीरीज जो हमने पहले पढ़ी हुई है, ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। तो हम एक फंक्शन को तोड़ मोड़ के 2 सीरीज में लिखेंगे। हमारे नेक्स्ट जितने भी काम होंगे हम करेंगे आज से ऑनवर्ड। और जो दोनों पोर्शंस होंगे, जो दोनों सीरीज होंगी इस केस में, उनकी खास बातें ये होंगी कि ये जो सीरीज वैलिड है, दूसरा नंबर पे जो यहाँ लिखी हुई है, इनको आगे पीछे भी करके लोग लिखते हैं, बाद में इसको लोग पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, बट वट एवर द केस इज, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनकी वैलिडिटी कहाँ है। ये जो सीरीज है ये वैलिड है इनसाइड द z माइनस z ओवर z नॉट शुड बी लेस देन 1, ये उसमें वैलिड है। और जो दूसरी सीरीज है वो वैलिड है आउटसाइड द, आप ऐसे कर समझ लें इसको कि दिस इज वैलिड मैं पेन से ही चूज नहीं कर रहा, ओके दिस, ओके दिस इज वैलिड, जो पावर सीरीज है, फॉर द इनसाइड ऑफ द बिगर सर्कल। दिस इज वैलिड फॉर द इनर साइड ऑफ द बिगर सर्कल। और जो दूसरी वाली है वो छोटे सर्कल के आउटसाइड पे वैलिड है, आउटसाइड में वैलिड है। For the region outside the smaller circle। सो ये भी ये बता रही है आपको दूसरे लफ्जों में, ये भी एनुलस रीजन को डिफाइन कर रही है ना, ये बड़े सर्कल के बाहर वैलिड है, छोटे सर्कल के बाहर वैलिड है, और ये बड़े सर्कल के इनसाइड वैलिड है। तो दोनों को जब हम मिला के लिखेंगे, सम अप करके लिखेंगे, तो देन वो दोनों जो होंगी वैलिड, वो उस दरमियान वाले रीजन में वैलिड होंगी। ये मैं कंप्लीट होने देता हूँ इसको, ये टेक्स्ट सारा शो अप हो जाए, देन मैं मूव करूँगा। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। अब तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों को मिल मिला के हम देखें तो सिर्फ इसी रीजन में फिर दोनों की कंबाइंड वैलिडिटी बनती है। दोनों की कंबाइंड वैलिडिटी सिर्फ इस ऐसे रीजन में बनती है जो कि बड़े सर्कल से अंदर और छोटे सर्कल से बाहर वाला रीजन है। ये तो अंडरस्टैंडिंग की हद तक है। अब ए एन और बी एन हम निकाल सकते हैं बड़े इजीली, आप लोग, हम शायद इनकी ज़रूरत ना पड़े हमें, लेकिन पता होना चाहिए कि ए एन और बी एन कैसे डिफाइन है। तो ए एन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे जो कि हमने पहले से किया है डिफाइन एक दफ़ा, टेलर सीरीज में डिफाइन किया था ना इस तरह से। टेलर सीरीज के जो कोएफिशिएंट्स होते थे वो हमने इस तरह से निकाले थे। बी एन ज़रा रिलेटिवली डिफरेंट है, लेकिन ऐसे होगा ये 1/2 पाई आयोटा along a curve f of w minus z naught, इसको z minus z naught भी लिख सकते हैं आप, तो इट डज नॉट मैटर, डेफिनेशन सेम है। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज़ इसमें हमने याद रखनी है, ये नीचे लिखी हुई है बातें, ये जो वैलिडिटी वाली बात है ये लिखी हुई है कि जो पावर सीरीज है दिस इज वैलिड फॉर इनसाइड द इनर सर्कल एंड दिस सीरीज वैलिड फॉर आउटसाइड द सर्कल। तो कंबाइन जो बनेगा इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रीजन ऑफ वैलिडिटी वो ये वाला ही बनेगा, जो आप इसे कह सकते हैं ना इंटरसेक्शन रीजन, वो ये होगा। अच्छा, और क्या चीज़ है जी याद रखने वाली इसमें, इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या हो सकती है नेक्स्ट, जो हमें हाँ बिल्कुल, जो दो इसके पार्ट्स हैं इन दोनों के नाम हैं, ये मैंने शायद उस दिन कहा था। ये जो पावर सीरीज है इसको हम कहते हैं दिस इज द एनालिटिक पार्ट ऑफ द सीरीज, दिस इज कॉल्ड एनालिटिक पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज।
और ये जो दूसरा वाला है जो मैंने काइंड ऑफ ब्लू इंक से शो किया हुआ है, ये कहलाता है इसका प्रिंसिपल पार्ट। दिस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल और सिंगुलर पार्ट, जैसे आप मर्जी चाहें इसको कह लें। सिंगुलर पार्ट मतलब इसमें सिंगुलरिटी डिफाइन होती है, वन ओवर है ना समथिंग, वन ओवर दैट माइनस दैट नॉट है। दिस सिंगुलर पार्ट आर समटाइम्स कॉल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पार्ट, वो जो प्रिंसिपल होते थे कॉलेजेस के प्रिंसिपल, ये वही वाला प्रिंसिपल है। अच्छा, इसके बाद क्या हम जब किसी फंक्शन की हमने लॉरेंट सीरीज लेनी हो तो क्या हम ये सारे प्रोसेसेस करेंगे कि हम bn कैलकुलेट करें और फिर उस तरह से डिफाइन करें ये सीरीज, कैसे हुआ करेगा, या कुछ और करेंगे? हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने आज एग्जांपल्स किए हैं कुछ, कि हमने जो गिवन फंक्शन है उसी को मैनिपुलेट करना है, शुरू उठा के ना उसको मैनिपुलेट कर देना। तो जब हम मैनिपुलेशन करेंगे तो हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इजीली उस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज लिख पाया करेंगे। दैट वुड बी रियली इजी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ साथ, कि वो अब अगर आप करेंगे तो आपको आपके लिए किसी फंक्शन की लॉरेंट सीरीज लिखना काफ़ी इजी हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ऐसे है कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना, इसको हम ज़रा किसी और तरह से लिखते हैं थोड़ा सा, और हमारे पास जो भी फंक्शन हुआ करेगा ना, और उसका फिर एरिया ऑफ कन्वर्जेंस दिया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिया होगा, या हमें कहा जाएगा कि किस रीजन में उसको एक्सपेंड करें, तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले उसको, इस फंक्शन को उस शेप में कन्वर्ट करें जो हमारे पास वैलिड शेप है। तो क्या करेंगे हम यूँ करेंगे कि जो या वक्ती तौर पे इसको रहने देते हैं, चलें ये एग्जांपल आएगी तो फिर करेंगे। फिलहाल चलते हैं, फिलहाल डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं वो चीज़ भी आपको, ट्रिक भी उसमें बताऊंगा कि क्या करना। नीचे एग्जांपल्स हैं इसकी, इसका प्रूफ भी है। मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि इसका प्रूफ आप देखें। ये प्रूफ है, बड़ा इजी सा है, जैसे हम सिंपल सी कैलकुलेशन करते होते हैं। वही है कि हमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं और हमने इस रीजन में डिफाइन करनी है इसकी वैलिडिटी। तो फिर हम यहाँ पे दो सर्कल्स डिफाइन करेंगे जिनकी अपोजिट रोटेशंस होंगी, और उन दोनों को फिर कनेक्ट करेंगे जैसे हम पहले करते होते हैं। एक दो दफ़ा हमने ये काम किया है, दो सर्कल्स हैं, उन दोनों को कनेक्ट किया, और कनेक्ट ऐसे किया है कि जो नॉन सिंगुलर पोर्शन है उसको हम एक्सक्लूड करवा देंगे। इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे कि ये दरम्यान वाला पोर्शन एक्सक्लूड हो जाए। एक्सक्लूड हो जाएगा तो वो फिर इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोगों ने जहन में रखनी है इन चीज़ों को देखते हुए, कि अब आप मुझे ये बताएं, मैंने तो R1 R2 डिफाइन किए ना, अब मैं कहता हूँ कि R1 जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, R1 इज अ इनर सर्कल, R1 0 हो जाता है, तो फिर क्या कहेंगे? इस सीरीज को क्या हम नाम देंगे? किस तरह की ये सीरीज बनेगी? R1 is 0 in that case. The radius of inner circle is 0. लॉरेंट सीरीज कैसी लिखी जाएगी इसकी? एनीवन? कुछ जाग रहा है जो बंदा? इस पे क्या फर्क पड़ेगा? बाईस लोग मौजूद हैं, 21 लोग मेरे अलावा, 20 लोग इनफैक्ट। तो कोई भी बता सकता है कि अगर हम इसी लॉरेंट सीरीज के फंक्शन को देखें, तो मैं कह रहा हूँ कि जी ये तो हमने डिफाइन किया ना कि एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। तो अगर इनर सर्कल में कह रहा हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग R1 इज 0, तो व्हाट दैट मीन्स कि इस फंक्शन को मॉडिफाई हम कैसे करेंगे फिर? मैंने आपको ये बताया है कि ये जो पोर्शन है इसका, अभी थोड़ी देर पहले, कि दिस पोर्शन एक्चुअली डिफाइंस, दिस इज रिलेटेड टू द इनर सर्कल, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू इनर सर्कल। अब अगर इनर सर्कल को हमने श्रिंक ही कर दिया है, यहाँ पे खत्म कर दिया है, तो क्या होगा? ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो जाएगा एक तो पूरी डिस्क के ऊपर, सिवाय एक पॉइंट के। सिवाय कौन सा पॉइंट? हमने श्रिंक किया ना उसको, श्रिंक करने से मुराद ये है कि रेडियस 0 है, लेकिन एक सेंटर पे एक पॉइंट तो बच जाएगा ना फिर भी।
जो इसकी सिंगुलैरिटी है। तो हम कहेंगे कि अगर इसका फर्स्ट पोर्शन, अगर इनर सर्कल हैज़ अ रेडियस 0, देन वी विल स्टिल बी एबल टू राइट लॉरेंट सीरीज। लेकिन लॉरेंट सीरीज में फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी वो जो इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि बी एन जो कोफिशेंट्स हैं ये सारे के सारे इसके ज़ीरो हो जाएंगे अगर ऐसा हो तो। और हम कहेंगे द फंक्शन हैज़ बिकम एनालिटिक ऑन द होल डिस्क एक्सेप्ट एट अ पॉइंट इन द सेंटर दैट इज एट नॉट। अच्छा, एक और काम भी हो सकता है कि हम ये कहें कि जो रेडियस ऑफ R2 हैज बिकम इनफिनाइट। उसका क्या मतलब होगा फिर इसी एनालॉजी को अगर आप देखें तो R1 0, R2 इनफिनाइट, तो उसका फिर फंक्शन की सेट पे क्या असर पड़ेगा? अब मैं बुला बुला के पूछूं फिर, मेरा ख्याल है कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो मैं फिर आई थिंक मुझे पर्सनली लोगों से पूछना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। जी एमर अली, तुम इधर मौजूद हो? पर कोई नहीं ये मौजूद। इंटायर फंक्शन जो है एनालिटिक है। हाँ एंटायर एनालिटिक, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे पहले? बुलाना जरूरी था। पास गया एंटायर था फंक्शन आपके। एनालिटिक है। मैं पार्टिसिपेशन चाह रहा हूँ ना क्लास में, तुम लोग सोए हुए हो सबके सब। अच्छा, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक और काम भी हो सकता है ना, एंटायर फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि क्या हो सकती है, मेरे ध्यान में तो नहीं आ रही, लेकिन कोई बनाई जा तो सकती जैसे है। R1 R2 दोनों जीरो हो जाए तो वहां पर सिर्फ एक पॉइंट हो जिसपे फंक्शन एनालिटिक हो। एनालिटिक तो नहीं होगा फिर भी। तो वो एक पॉइंट वाला आपने बताया था ना जब हमने सीरीज कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज पढ़ी थी, हाँ तो बताया तो उसमें था। मतलब कोई डिस्क नहीं था, बस एक पॉइंट था जिसपे फंक्शन एनालिटिक होता है। हम्म। तो जैसे आपने बोला R2 जब जीरो हो जाए एक तो तो एंटायर मतलब हो जाएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ R2 इन्फिनिटी होता है तो फिर क्या होगा? उसमें फिर कौन सा रीजन आएगा, शामिल होगा? मैं कह रहा हूँ कि R1 0 नहीं है लेकिन R2 इन्फिनिटी है, तो क्या होगा? तीसरी कंडीशन भी है ना, वो क्या है? आई एम सेइंग कि यू हैव डिफाइंड समथिंग लाइक दिस। मैं लिखता हूँ साथ ही इसके कि R1 इज नॉट इक्वल टू 0 बट R2 अप्रोचेज इन्फिनिटी। व्हाट दैट मीन्स कि अब फंक्शन कैसा है? बाकी हर जगह वो एनालिटिक है, सिर्फ एक सर्कल में एनालिटिक नहीं है। इस सर्कल में एनालिटिक नहीं है जो कि R1 जिसका रेडियस है। ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं क्यों इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ, जब आपने एग्जांपल्स करनी है ना तो वहाँ पे आपको क्लियरली बताया जाएगा कि ये आपका फंक्शन है, तो अब आप इसको मैनिपुलेट करें इस तरह से कि ये फलाने फलाने रीजन में वो बन जाए। जैसे अभी हमने नहीं किया था कि हमें कहा गया कि टेलर सीरीज लिखो, लेकिन लिखो कहाँ पे? जहाँ पे अराउंड z इज इक्वल टू 5 लिखो। तो इसी तरह से ये होगा, लेकिन हम कुछ बात अब कुछ ट्रिक्स लगा सका करेंगे, हमारे पास ऑप्शन होगी कि वी कैन डू सम ट्रिक्स विद द फंक्शंस ऑल द टाइम। तो एक एग्जांपल दी हुई है बुक में, एक नहीं है मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो पहली एग्जांपल दी हुई है वो ये है। ये प्रूफ अगर आप देख लीजिएगा, हो सकता है मैं पेपर में पूछ लूँ। और एग्जांपल है जी लॉरेंट सीरीज की, एफ ऑफ जी इक्वल्स जी प्लस वन ओवर जी। तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको सिंपली डिवाइड करवा देना दोनों टर्म से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर जी। तो इसमें ये इसका एनालिटिक पोर्शन है और ये इसका सिंगुलर पोर्शन है, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है। दिस इज अ लॉरेंट सीरीज। और ये आप ये भी देख सकते हैं कि जो 1 वाला पोर्शन है ये तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन ये 1 ओवर जी जो है ये मैं ये बता रहा है कि फंक्शन सिर्फ इन्फिनिटी पे ही अनडिफाइंड है, सॉरी 0 पे अनडिफाइंड है, और बाकी सारी जगहों पे ये डिफाइंड है फंक्शन। ठीक है, 0 रखेंगे ना तो ये पोर्शन इन्फिनाइट होएगा।
तो उसका मतलब ये है कि 0 के अलावा ये बाकी हर जगह वैलिड है ये फंक्शन। तो बाज़ दफ़ा इतना सिंपल भी होता है काम को निपटाना कि कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एग्जांपल है 7.21, उसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है z/z² + 1 और इसको कहा गया है कि लॉरेंट सीरीज लिखनी है हमने, z0 कहाँ पे गिवन है, आयोटा पॉइंट पे गिवन है। तो इसको आयोटा पॉइंट पे अगर गिवन है तो इससे मुराद ये है कि हमने जो सीरीज बनानी है वो आयोटा के गिर्द घूमनी चाहिए किसी तरह से इस तरह से लिखा जाए कि वो आयोटा के आसपास घूमे। तो पहले हमने फंक्शन डिफाइन करना है और देन हमने उसको सॉल्व करना है। वैसे आपका क्या आइडिया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए z और z² + 1 को? कोई आसान सा आइडिया है आपके पास? ये इतना सिंपल नहीं है जितनी पहली एग्जांपल सिंपल थी। तो कोई आइडियाज बताएं कि इसको हम लॉरेंट सीरीज में लिखें, 2 सीरीज बनाएं इससे, एक उसका प्रिंसिपल पार्ट हो और एक उसका एनालिटिक पार्ट हो। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? कोई आइडिया? काम इतना सिंपल नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। तो आइडियाज, सबसे पहले तो आप इसको जरा सिंप्लीफाई करें कि इस तरह से लिखा जाए फंक्शन। जी जी बोलो 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 बोलो। सर पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से किया हुआ है। z+1 z+ आयोटा, पहले तो यूं लिखो ना, z - आयोटा 2 z² + 1 को आप एक तरह तो पहले इस तरह लिखो ना, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन तब आप लगाएंगे ना जब फ्रैक्शंस होंगे आपके पास। तो अब बने आपके फ्रैक्शंस, अब आप लगा सकते हैं इससे पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि हम ने इसको 2 अलग-अलग सीरीज बनानी है इसकी। तो एक सीरीज में आएगा इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी ना, तो आपकी एक सीरीज आएगी z - आयोटा जिसमें नीचे आ जाएगा। तो एक तो यही बनानी है ना, जो आपको पोर्शन होगा ना वो उसमें कोई तकरीबन इस तरह की टर्म्स होंगी z - आयोटा। तो ये आपका बनेगा प्रिंसिपल पार्ट। ये तो इस पे तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है एनालिटिक पार्ट, वो उसके अंदर ये वाला आएगा पोर्शन z+ आयोटा वाला। z+ आयोटा वाला पोर्शन है तो उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फिर पहले पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको आती है, वो तो सिंपल है, उसमें तो कोई नई चीज़ है नहीं। आप a और ये करोगे, z और z+ आयोटा और z - आयोटा को आप कैसे लिखोगे, a ओवर दिस प्लस b ओवर दैट, और देन आप उनमें से इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करोगे तो आपके पास a और b की वैल्यूज आएंगी। तो इस केस में जब आप पार्शियल फ्रैक्शंस करोगे तो आपके पास a की वैल्यू भी 1/2 आ रही है और b की वैल्यू भी 1/2 आ रही है। और वो जब आप लिखेंगे तो आपके पास 1/2 नहीं आएगी, लेकिन आपका जो रिजल्ट है z/2 आएगी शायद। तो 1/2z आएगी, इस तरह से कुछ आएगी। ये बनाई भी नहीं हुई। तो आप इनकी पहले, आपका काम ये है कि इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं सबसे पहले। डू पार्शियल फ्रैक्शंस एंड देन गेट दिस रिजल्ट जो बुक वाले ने दिया हुआ है। ये रिजल्ट बनाएंगे आप, और इस रिजल्ट को फिर आप फर्दर मैनिपुलेट करेंगे। ये इस वाली को तो छेड़ना ही नहीं है ना आपने, इसको तो ऐसे ही छोड़ देना। सिर्फ जो सेकंड पोर्शन है इसको उठाना है, जिससे आपने बनानी है एनालिटिक पोर्शन बनाना है जिससे। तो एनालिटिक पोर्शन बनाने के लिए इसकी टेलर सीरीज लिखेंगे। टेलर सीरीज, अच्छा मजे की बात यह है कि टेलर सीरीज आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसे आज हमने बनाई पिछले फर्स्ट हाफ में एक एग्जांपल की है। तो कोई फर्क नहीं होगा, आपने इसको 1 - z की शेप में लेके आना। तो ये आ गई है उसकी 1 - z की शेप, बिल्कुल वैसे ही 1/2 आयोटा कॉमन लिया आपने, तो ये पहले ये आ गई आपके पास, और फिर उसको आपने एक्सपेंड कर दिया इन द शेप ऑफ अ पावर सीरीज। तो अब आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होके आ गया। उसका एक है उसका एक प्रिंसिपल पोर्शन, ये इसका एनालिटिक पोर्शन है। सॉरी, मैं लिखूँ ना, फंक्शन के ऊपर लिखूँ इसको। So you have now here as its principal portion and this as its analytic portion. कंपैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ, समेशन की फॉर्म में, कोई स्पेशल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो
अब आप ये बता सकते हैं कि ये वैलिड कहाँ कहाँ हैं दोनों, एक कहाँ वैलिड है और दूसरी कहाँ वैलिड है? सर मेरा नेट इशू आ रहा है सर, मे बी मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं अभी, तो सर काइंडली कोऑपरेट आप करिएगा। कौन? रोल नंबर चलो जो भी है, 41। जो भी है, कोई और बता सकता है ना मुझे, तो तुम तो जा रहे हो, कोई बताने को तो कोई भी बता सकता है। ये सिर्फ ये बता दें कि ये कन्वर्जेंस वगैरह कहाँ होगी इनकी, ये कहाँ डिफाइंड है ये सीरीज? एनीवन? कोई नहीं, आज सब सोए हुए हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, सोने का इलाज है मेरे पास। कल आप लोगों का ना फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में क्विज होगा, क्विज नंबर 2। तो ये तो जहाँ तक है सो है, ये तो एग्जांपल्स गिवन है, तो फर्दर एग्जांपल्स हम कल कर सकते हैं लॉरेंट सीरीज की, क्योंकि आज टाइम कम है। तो लॉरेंट सीरीज को हमने अच्छी तरह से है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड है, क्विज तो आपको मैंने बता दिया, कन्वे कर दिया। कल आप टॉपिक्स मुझे अभी बता दें ताकि मैं उन्हीं में से फिर बनाऊँ। और टॉपिक्स की बात मैंने की थी कल, ग्रुप में मैसेज किया था, और एक फाइल भी मैंने क्रिएट की हुई है टीम्स पे जिसको आपने एडिट करना है। तो अगर आप लोग नहीं बताएंगे मुझे आज 2 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर मैं अपनी मर्जी से बना दूंगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। तो मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर आप टॉपिक्स बताएं। तो बनाई है। कल क्विज 2 होगा इंशाल्लाह आपका। और हाँ, सर नोट कर। इसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है इसमें बतानी, वो ये है कि ये जो कॉफिशिएंट्स है ना bn, इसमें इस डिफाइन किया जब हमने लॉरेंट सीरीज, ये जो bn कॉफिशिएंट है इसको रेजिड्यू भी कहा जाता है किसी फंक्शन का। इसको क्या कहा जाता है? रेजिड्यू ऑफ फंक्शन। तो आगे हम रेजिड्यू को यूज़ करेंगे, रेजिड्यू थ्योरम लिखेंगे, और कंटूर इंटीग्रेशंस क्या करेंगे, बहुत सारी आगे हमने करनी है, अगले 3 से 4 लेक्चर्स आई होप। तो उसमें ये काम आएगा हमारे कि पोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और रेजिड्यूज डिफाइन करेंगे, सिंपल पोल और पोल ऑफ हायर ऑर्डर और दिस एंड दैट। तो बी एन की एक अपनी सिग्निफिकेंस है कंटूर इंटीग्रेशन में, तो वो आगे अगले आने वाले लेक्चर्स में आएगी। लेकिन फिलहाल जो एग्जांपल हमने कर लिया दैट इज़ इनफ। और बाकी ये नोट्स आपके पास हैं, शायद मैंने शेयर किए नहीं किए, अगर नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा आज। ये जो टॉपिक 7 है, ये 7.1 है ना, 7.2, तो ये टॉपिक नंबर 7 है आपका, जिसमें लॉरेंट और टेलर सीरीज थी। तो दैट आई शेयर इट विद यू टुडे। और इसके अलावा क्या है जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं गिवन, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। मैं, मेरा ख्याल है कि इसकी एग्जांपल्स ना कराऊँ, मैं आगे जाऊँगा टॉपिक जो एग्जांपल्स ऑफ पोल्स की तरफ हम जाएंगे, कि पोल को डिफाइन करेंगे कि क्या है और उससे हम कैसे लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस?